हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं पहले उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है उसका प्रारंभ कैसे होता है, प्रारंभ में कौन सी चीज़ें हुई, उसके बारे में आज हम ये लेक्चर करने वाले हैं। तो संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि जैसे महमूद गजनवी का आक्रमण, उससे हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है अपने आप में, ये जो लेक्चर है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आज इसमें हम कवर करेंगे। ऐसा होता है कि अक्सर जब भी मध्यकालीन भारत की बात आती है तो अक्सर ही ये मान लिया जाता है या सोच लिया जाता है कि ये जो है या तो खिलजियों के बारे में होगा या मेजरली सोचा जाता है कि मुग़ल साम्राज्य के बारे में होगा। लेकिन उसके भी अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, जिसके बारे में आज आपको पता चलेगा इस लेक्चर में। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इसको शुरू करती हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस लेक्चर में बने रहें और इसको पूरा देखें ताकि आपकी जो है एक सही समझ बने। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिले। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण शासक मोहम्मद बिन कासिम का था। सबसे पहला आक्रमण जो है मध्यकाल में हमें देखने को मिलता है मुस्लिम शासक जो है उनका, और वो है मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। और ये कहाँ से थे? ये जो है अरब से थे, अरबी थे ये। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ये इन्होंने जो आक्रमण किया वो क्यों किया, किस वजह से किया, तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे। छाछ वंश पर आक्रमण करता है खोज के मकसद से। कौन से वंश पर आक्रमण करता है? छाछ, ये आपको याद रखना है। छाछ वंश पर आक्रमण करता है और मकसद होता है खोज। ये कुछ खोज करना चाह रहे थे, क्या था? छाछ नामक किताब यहाँ से ले जाता है, इसके असली लेखक का पता नहीं है। तो ये जो उनकी खोज थी वो किसी पुस्तक के संदर्भ में थी और वो पुस्तक इनको मिल जाती है जिसका नाम है छाछ। नाम क्या है इसका? छाछनामा। तो छाछनामा पुस्तक जो है ये यहाँ से ले जाते हैं और इसका अनुवाद पारसी भाषा में अली कुफी से करवाता है। तो ये ले जाके इसका अनुवाद जो है फारसी भाषा में करवा लेते हैं। तो अब बात यह है कि इसके जो ओरिजिनल राइटर हैं, छाछनामा के जो ओरिजिनल ऑथर है उसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, इसमें भारत की बहुत सी जानकारी थी। ये जो पुस्तक थी छाछनामा, इसमें भारत के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो जिसको जानने के लिए इन्होंने ये काम किया था। तो ले जाते हैं तो कुछ बड़ी घटना ऐसी नहीं हुई इसमें कि आप सोचें कि कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं हम महमूद गजनवी के बारे में, या महमूद गजनी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो महमूद गजनी ने भारत पर लगातार तथा विनाशकारी हमले किए। ये जो हमले थे महमूद गजनी के, ये जो है कुछ मात्रा में भी बहुत ज़्यादा थे, अभी मैं आपको बताऊंगी कितने थे, और काफ़ी विनाशकारी भी थे। तो गजनी जो है, ये गजनी अफ़गानिस्तान से थे। 17 टाइम्स अटैक ऑन इंडिया, इन्होंने 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 17 बार। तो 17 बार किया। उनमें से हम सारे जो 17 के 17 अटैक हैं उनके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट 3 अटैक हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। 3 फेमस अटैक ऑफ गजनी, जिनके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ। तो गजनी ने बुद्ध शिकन की उपाधि धारण की। बुद्ध शिकन मतलब जो मूर्ति हैं उनको तोड़ने वाला, है ना, तो उसकी उपाधि धारण की। इनकी जो सोच थी, इनकी जो विचारधारा थी, वो विचारधारा जो है उसके अंतर्गत ये जो है बुत पूजा या बुत परस्ती को जो है ठीक नहीं मानते थे, और उसी तरह की सोच होने की वजह से इन्होंने जो है बहुत से बुतों को और मूर्तियों को जो है ध्वस्त
किया और इसलिए बुद्ध शिकन की उपाधि धारण की। तो ये जो डिफरेंस था इनकी सोच में, ये इनके कल्चरल या जो भी एस्पेक्ट रहे होंगे वो एक अलग मसला है, उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। जब हम डिटेल लेक्चर करेंगे कभी, हम जो है मैं मास्टर्स की क्लास करूँगी तो उसमें मैं डिटेल इसके बारे में बताऊँगी। फ़िलहाल अभी आप इतना ही जान लीजिए, बाकी रीज़न जो है हम यहाँ पे उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इनके दरबार में फिरदौसी कवि रहता था। कौन रहता था? फिरदौसी कवि। फैक्चुअल नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी फैक्चुअल नॉलेज जो है वो बने, और बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो फिरदौसी इनके कवि थे, जो फिरदौसी इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने शाहनामा लिखी। कौन सी किताब लिखी? शाहनामा लिखी। शाहनामा में 1000 पन्ने हैं। शुरुआती पन्नों में गज़नी की प्रशंसा है, यानी शुरुआती पन्नों में तो गज़नी की काफ़ी तारीफ़ की गई है, और आखिरी 2 पन्नों में बुराई है। अब ये क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको रीज़न नहीं दे रही हूँ, ये भी हम जो है जब कभी बीए की या मास्टर्स की क्लास करेंगे तो उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। फ़िलहाल ये जान लीजिए कि आखिरी 2 पन्नों में जो है वो बुराई है। महमूद गज़नी पहला आक्रमण करता है 1001 में। ये हिंदू शाही वंश था जिस पर आक्रमण हुआ, और उस टाइम जो राजा था वो राजा था राजा दाहिर था, और इलाका था पाक सिंध मुल्तान का, ठीक। फिर दूसरा जो अटैक था, प्रसिद्ध हमला, वो था 1024 से 25 में। यह था सोमनाथ मंदिर पर। ये सोलंकियों ने बनवाया था। ये जो मंदिर था किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था, जो राजपूत थे। और ये इलाका कौन सा था? ये है गुजरात, और राजधानी थी इनकी अनहिलवाड़ा, ठीक है। और इसके संस्थापक जो थे वो थे मूलराज प्रथम। कौन थे? मूलराज प्रथम। अब सोलंकी की थोड़ी सी जानकारी और देती हूँ। सोलंकी का महत्वपूर्ण राजा भीम प्रथम राज कर रहा था उस समय जब सोमनाथ पर अटैक हुआ। जब महमूद का आक्रमण हुआ, आक्रमण की खबर सुनकर भीम प्रथम भाग जाता है, वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। तो फिर गजनवी सारा धन माल जो है क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। सारा धन माल सोमनाथ मंदिर से लूट ले जाता है। तो जो भीम प्रथम थे वो वहाँ से भाग जाते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे सारी लूटपाट हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको विशेषकर इसलिए बताया है क्योंकि अभी हम भीम प्रथम के बारे में हमने जाना, इसके बाद हम इन्हीं के एक और शासक के बारे में जानेंगे जो बहादुरी से इनका सामना करते हैं और जो है इनको हराते भी हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम अभी बताएंगे आपको आगे चल के। अब तीसरा जो है अंतिम हमला 1027 में हुआ, और 1027-28 का जो है समय वो रहा। ये जो अटैक हुआ था ऑन जाट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा के जो जाट थे उन पे ये हमला हुआ था, ठीक है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीके हिंद लिखी थी। क्या लिखी थी? तहकीके हिंद लिखी थी, और इस किताब को किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी मैं आपको देती हूँ। अब हम आते हैं मोहम्मद बिन साम, शमसुद्दीन गोरी और मोहम्मद गोरी। ये एक ही इंसान के नाम हैं, ठीक है। ये जो इतने सारे नाम मैंने बताया आपको, ये एक ही इंसान के नाम हैं जिनको आप मोहम्मद गोरी के नाम से जान सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे महमूद गजनवी के बारे में पढ़ रहे थे, और हमें पता चला था कि 17 टाइम्स जो है उसने इंडिया पर अटैक किया। तो 3 फेमस अटैक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और वहाँ पे एक स्पेशल जो है मैंने जिक्र किया था एक राजा के बारे में। अभी उन्हीं से संबंधित जो है कुछ और बात भी आने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अब टाइम आता है मोहम्मद बिन साम का। मोहम्मद बिन साम जो है, ये इन्होंने जो राजपाट अपना संभाला वो 1171 से 1206 तक जो है ये अपने राजपाट पर रहे, ठीक है। फिर शमसुद्दीन गोरी या मोहम्मद गोरी के नाम से इन्होंने जो है प्रसिद्धि पाई, वो भारत में पाई, और भारत में ये आए थे 1173 में। कब आए? 1173 में, और 1206 तक जो है ये सिलसिला रहा। तो ये भारत आने का समय है इनका, ठीक है। तो जो एरिया है इनका, वो एरिया है गोरी अफ़गानिस्तान। कौन सा है? गोरी अफ़गानिस्तान। और पहला आक्रमण इन्होंने किया 1173 से 75 के समय में,
और ये कहाँ पर था? मुल्तानी, और वंश था करमाती वंश। कौन सा था? करमाती वंश। ये दोनों धर्म इस्लाम तथा बौद्ध को मानते थे। ये जो मुल्तानी करमाती वंश थे ये इस्लाम और बौद्ध धर्म दोनों को मानते थे। दूसरा आक्रमण हुआ इनका 1178 में और ये गुजरात में हुआ। यहाँ पर सोलंकी वंश भीम सेकंड जो है उनका शासन चल रहा था। तो ये आ गए दूसरे वाले भीम, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी, जिक्र कर रही थी। तो सोलंकी वंश के जो भीम द्वितीय थे उन्होंने जो है बहादुरी से मोहम्मद गोरी का सामना किया और मोहम्मद गोरी को हराया भी। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जो है मोहम्मद गोरी को हरा दिया। अपने पहले राजा की तरह ये नहीं थे। ठीक है, फिर तीसरा आक्रमण हुआ और ये तीसरा आक्रमण जो है इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इसके बारे में अक्सर ही बात होती है, तो ये आपको याद रखना है। और ये तीसरा आक्रमण जो है 1191 में हुआ और इसका नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध से ये जाना जाता है, जिसमें गोरी की हार जो है वो हुई थी। तो ये तराइन का जो युद्ध था ये तो पता ही है आपको कि गोरी इसमें थे। गोरी किससे लड़ रहे थे? ये युद्ध हो रहा था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध हो रहा था। अब थोड़ा सा हम चौहान के बारे में जान लेते हैं, चौहान वंश के बारे में। चौहान जो है इनका इलाका था राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली, और इनकी राजधानी थी सकम्बरी। ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में ये इनकी राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान के स्रोत, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो कुछ जानकारी मिलती है उसे जानने के लिए जो स्रोत है हमारे पास वो है चंद बरदोई की पृथ्वीराज रासो। चंद बरदोई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो, जो कि एक लव स्टोरी है। इससे हमें पृथ्वीराज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और दूसरा है जैनका की लिखी हुई पृथ्वीराज विजय, जिसके बारे में जो है पृथ्वीराज की जो बहुत सारी विजय हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। और ये एक विन स्टोरी है कि पृथ्वीराज ने जो है किस तरीके से जीत हासिल की, उसके बारे में इसमें हमें पता चलता है। तो ये दो स्रोत हैं हमारे पास पृथ्वीराज चौहान को जानने के लिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआती 3 लड़ाई जो है मोहम्मद गोरी हारता है। कौन कौन सी? पहला आक्रमण जो उसने किया था मुल्तानी करमाती वंश पे, वो हार जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आक्रमण जो उसने किया था गुजरात में सोलंकी वंश पे, भीम द्वितीय को पर जो आक्रमण किया था उसमें हार जाता है। फिर तराइन का प्रथम युद्ध होता है, उसमें भी हार जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से शुरुआती 3 लड़ाई जो है वो मोहम्मद गोरी हारता है। अब होता है चौथा आक्रमण और ये है 1192, और ये आक्रमण जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान देना है और याद रखना है। और यह कहलाता है द्वितीय तराइन युद्ध। क्या कहलाता है? द्वितीय तराइन युद्ध। ये जो द्वितीय तराइन युद्ध था ये हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की मदद राजा जयचंद ने की थी। किसने की थी? ये नाम याद रखना है आपको, राजा जयचंद ने। तो राजा जयचंद जो है वो भारतीय इतिहास में पहले गद्दार के तौर पे जो है इनको जाना जाता है। पहला गद्दार राजा जयचंद को कहा जाता है, फर्स्ट ट्रेटर। ठीक है, तो इन्होंने जो है मोहम्मद गोरी की मदद की थी और शायद यही कारण रहा कि पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने इस युद्ध में हरा दिया और मोहम्मद गोरी की जो है जीत इसमें हो गई। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी जो है ये चौथा आक्रमण जो है, चौथा युद्ध जीत जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम जयचंद की कर लेते हैं। तो राजा जो है ये जयचंद जो है राजा थे और ये राजपूत थे, गढ़वाल वंश था इनका। इलाका था इनका पश्चिम उत्तर प्रदेश और इनकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, तो ये थोड़ी सी नॉलेज जो है ये भी होनी चाहिए आपको जयचंद के बारे में, जो मैंने आपको अभी बता दी। ठीक, तो इस तरह से जो है ये जो चौथा आक्रमण था ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसके बाद जो है गोरी को हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि एक अच्छा अवसर जो है प्राप्त हो गया, क्योंकि उसको यहाँ पर जीत मिल गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ये जो है 1990s 1990 के संदर्भ में एक
पॉइंट है। सकंबरी की खुदाई में सिक्के मिले जो 1198 के थे और इनसे पता चलता है मोहम्मद बिन साम यानी मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान का एक साथ शासन था। तो इससे जो है एक ये बात सामने आती है कि क्या मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया उसके बाद उनको शासन से नहीं हटाया? क्या दोनों ने मिलकर शासन किया, मोहम्मद गोरी ने और पृथ्वीराज चौहान ने, है ना? तो इस तरह के सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं, जिनके बारे में अगर कभी समय मिले आपको तो आप जो है जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पांचवें आक्रमण की, जो हुआ 1194 में। ये था चंदवार का युद्ध। क्या था? चंदवार का युद्ध। ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ और जयचंद को मार दिया गया। इस हमले में जो है जयचंद की मृत्यु हो गई। फिर बात करते हैं छठे आक्रमण की। छठा आक्रमण जो है 1206 में हुआ। गोरी वापस गजनी लौटता है। कहाँ? गजनी जो है वो वापस लौट रहा था। तभी पंजाब से गुजरते हुए खोखर कबीला गोरी पर हमला कर देता है। इसमें गोरी की मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि 1206 का जो आक्रमण था उसमें गोरी की मृत्यु हो गई और वो गोरी जो है अभी वापस पहुँचे भी नहीं थे। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखनी है आपको, मोहम्मद गोरी ने घर जाने से पहले अपने क्षेत्रों का विभाजन कर दिया था। क्षेत्रों का विभाजन कर देता है अपने 3 गुलामों के बीच। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो है 3 गुलामों का जो है वो वंश जो है वो चलता है आगे। और वो 3 गुलाम जो अहम गुलाम थे वो कौन थे? यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप सोचेंगे कि गुलामों के बीच में क्यों बांट दिया, तो आपको बता दूं कि ये जो गुलाम थे बहुत बड़े ओहदे वाले गुलाम थे। ये सिर्फ नाम के गुलाम थे, इनको जो है बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त था और ये जो है संतान की तरह थे। मोहम्मद गोरी के लिए जो है ये बिल्कुल उनकी संतान की तरह थे, बहुत प्रेम करते थे इनसे और इसीलिए जो है अपना सारा राजपाट इन तीनों के बीच में उन्होंने बांट दिया था। तो वो पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे थे ताजुद्दीन यल्दूज और तीसरे थे नसीरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो इलाका मिला वो था राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ताजुद्दीन यल्दूज को जो इलाका मिला वो NWFP यहाँ पर मैंने लिखा था, जिसके जो मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है, तो इसको मैं कहूँगी कि आप इसको छोड़ दें और ये याद रखें कि अफ़गानिस्तान का जो इलाका था और उसके आसपास का वो ताजुद्दीन यल्दूज को मिला। ठीक है, नसीरुद्दीन कुबाचा जो हैं फिर उनको मिला सिंध और मुल्तान। तो इस तरीके से जो है मोहम्मद गोरी ने अपनी मृत्यु के पहले क्षेत्रों का विभाजन कर दिया था अपने 3 गुलामों के बीच में जो उनको बहुत ही प्रिय थे। ठीक है, अब क्या होता है, क्षेत्रों का विभाजन होने के बावजूद भी इनके बीच इसको लेकर लड़ाई होने लगी। इस लड़ाई का समाधान यल्दूज निकालता है। वो ऐबक तथा कुबाचा दोनों से अपनी पुत्रियों का विवाह करा देता है। तो इस तरह जो है इनके बीच में जो लड़ाई है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ जो है दिल्ली, यहाँ जो है मिडीवल का जो शुरुआती दौर है, मध्यकाल इतिहास का, जो भारत का जो मध्यकाल है उसका जो शुरुआती इतिहास है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आपने देख भी लिया होगा, दिल्ली सल्तनत जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके दिमाग में उठे होंगे जो मैंने खुद भी क्रिएट किए हैं, तो उन क्वेश्चन का जवाब अगर आप चाहेंगे तो मैं कोई वीडियोस पे अलग से बना दूंगी। फ़िलहाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो दिल्ली सल्तनत के ऊपर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसको जो है बाकी लोगों तक भी शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक जो है इसको देखते रहें, याद करते रहें अच्छी तरीके से। और
अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खूब खूब पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।